So where were those freaking experts? I didn't see them, to be honest. Where were freaking YouTubers? And this is the irony with the Asian fitness industry. तो अभी वीडियो में उजैर भाई ने एक जगह बोला कि वेयर वर एशियन यूट्यूबर्स, उनमें से कोई सामने क्यों नहीं आया सिंघा का ब्लड वर्क एनालिसिस करने के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा उजैर भाई, आप किन एशियन यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं? कोई फिटनेस यूट्यूबर बांग्लादेश से, आपके चाइना से, नेपाल से, भूटान से, कहाँ से? अगर ये नेचुरल हैं भी सिंघा, सो गलती इन लोगों की है कि ये लोग नंबर्स के साथ बहुत खेलते हैं। 45 किलो से अपने आप को 90 किलो को दिखाना मतलब ऑलमोस्ट डबल। ये अपने आप को 13 साल से काउंट करना शुरू करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सो वेलकम अगेन दिव्य। आपने वैसे दिव्य को देखा होगा मेरे चैनल पे पहले, रूबल धनखड़ जी का ब्लड वर्क हमने एनालिसिस किया था, उसमें ये थे। और वैसे तो लोग जानते होंगे इनको, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता दूं कि ये फाइनल ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं एंड इन्होंने बॉडी बिल्डिंग साइड ऑफ एनाबॉलिक साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। और बॉडी बिल्डिंग फार्माकोलॉजी में मतलब आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम थोड़ा सा सिंघा के ब्लड वर्क के ऊपर बात करेंगे। और हम सिंघा को ये नहीं कहेंगे कि सिंघा नेचुरल है या नहीं है, यहाँ बात सिंघा की है ही नहीं। यहाँ बात जो स्मार्ट एंड फिट ने एनालिसिस किया था सिंघा के ऊपर कि क्या वो नेचुरल है और कैसे ब्लड रिपोर्ट देख के बता सकते हैं कि वन इज नेचुरल और नॉट। तो हम उसके ऊपर बताएंगे कि क्या ब्लड रिपोर्ट सही में साबित करता है कि कोई नेचुरल है, और ब्लड रिपोर्ट को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में रखा गया सिंघा को। इसका मतलब ये नहीं कि सिंघा को ही कह रहे हैं कि सिंघा नेचुरल नहीं है या सिंघा नेचुरल है। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन उठाया सिंघा के ऊपर के हो सकता है कि उसने अपना ब्लड टेस्ट करवाया ही ना हो, किसी और बंदे का ब्लड टेस्ट करवा दिया हो। बट यहाँ पर हमने मान लिया कि चलो सिंघा ने ही अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। तो अब सिंघा पे उंगली ना उठाते हुए हम ये देखेंगे कैसे कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। उजैर भाई ने जो जो कहा उसको थोड़ा सा मतलब उन्होंने वैसे बहुत अच्छी बातें कही हैं, कुछ कुछ जगह बहुत काफी सही सही बातें कही हैं, नॉलेजेबल बातें कही हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसे कही हैं जिनका काउंटर हमारे पास है और लगता नहीं है कि मतलब ही इज 100% राइट। सो उसी के ऊपर बात करेंगे टू अ वेरी लार्जर एक्सटेंट। जब मैं सिंघा की बात करता हूं तो इसका एस्ट्रोडाइल विच इज E2 ये थोड़ा सा ज्यादा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के क्योंकि इसका नॉर्मल टी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका नॉर्मल है, बट ही हैज लो फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स दैट वाज लाइक 0.5%, एटलीस्ट 1% के करीब वो होना चाहिए था। सो ऑफ कोर्स ही वुड बी हैविंग ए हायर एस्ट्रोडाइल और एस्ट्रोजन वैल्यू। मतलब इफ आई सी नॉर्मल टेस्ट लेवल्स but with very low or fucked up low free testosterone levels, so of course estradiol थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यस दिव्य। यहाँ पे उजैर भाई ने स्मार्ट एंड फिट, जिनका उनका चैनल का नाम है गेस, उन्होंने ये बताया वीडियो में देखा ईस्ट्रोजन के बारे में कि ईस्ट्रोजन सिंघा का थोड़ा सा हाई है। और थोड़ा सा हाई है मतलब किस बेस पे वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हाई है? लाइक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो थोड़ा सा हाई ईस्ट्रोजन होता है वो लाइक हाई 40s में होता है या मैक्सिमम 50-55, ये थोड़ा हाई ईस्ट्रोजन बोल सकते हैं। लेकिन सिंघा का ईस्ट्रोजन 70 है, ऑलमोस्ट इट वाज 68 इन हिज ब्लड रिपोर्ट। 70 है और 70 इज क्वाइट हाई। और फॉर एक ऐसे बंदे के लिए एक ईस्ट्रोजन 70 होना जो अपने पीक फिजिक पे है, जो सबसे अपने श्रेडेड फिजिक पे है, जैसा कि उजैर भाई ने बताया था अपने वीडियो में कि वो अपने सबसे पीक फिजिक पे था और बॉडी फैट उसके परसेंटेज बहुत कम थे। और जैसा कि बॉडी फैट के जो सेल्स होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होती हैं, उसमें एरोमेटेज एंजाइम अबंडेंस में प्रेजेंट होता है। और टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन जो है ईस्ट्रोजन में, वो ये फैट सेल्स के अंदर होता है थ्रू दी एरोमेटेज एंजाइम। अब जब एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस ऑफ कोर्स कम होगी क्योंकि फैट के जो सेल्स हैं वो कम है, क्योंकि सिंघा भी श्रेडेड फिजिक पे है। तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स इतने कैसे जा रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई एचसीजी का यूज था? अब कोई बंदा अपने नेटिव स्टेटस को प्रूव करना चाहता है तो ऑफ कोर्स ऑन साइकिल तो अपने ब्लड टेस्ट कराएगा नहीं। हो सकता है उसने पीसीटी करके पीसीटी के एंड में या वाइल पीसीटी उसने अपने ब्लड टेस्ट को कराया हो। और कोई भी सेंसिबल बंदा होगा और अपने नेटिव स्टेटस को प्रूव करना चाहेगा तो ऑफ कोर्स वो ऑन साइकिल नहीं कराएगा टेस्ट, ऑन पीसीटी या आफ्टर पीसीटी कराएगा। क्लिनिकल लिटरेचर ऐसा शो करता है, हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स डाल देंगे, कि HCG जो प्रोमिनेंटली यूज होता है पीसीटी के अंदर,
वो टेस्टिस के लीडिंग सेल्स में खुद एरोमेटाइज होता है ईस्ट्रोजन के अंदर। तो क्या ये ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ अमाउंट, जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा कि कोई बंदा 12-13-14% बॉडी फैट पे होके इतना ईस्ट्रोजन बना रहा है, क्या ये ईस्ट्रोजन एचसीजी के लीडिंग सेल में कन्वर्जन से आया? क्या ऐसा है? मे बी ऐसा हो सकता है। और दैट यहाँ इज पे वन पॉसिबिलिटी, बट यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिंघा ने किया ही होगा। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब किस तरह से चीजें चेंज हो जाती हैं या ऐसा क्यों होता है और कब होता है, पॉसिबिलिटी आपको बताई जा रही है, जस्ट टू एजुकेट यू। सिंघा को नहीं बोल रहे हैं, है ना। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि अगर मैंने भी कुछ पीसीटी वाले बंदों की देखी है, उनकी जो ईस्ट्रोजन मैनेजमेंट जिनकी ठीक नहीं होती, उनके ईस्ट्रोजन हाई जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एचसीजी जनरली सबक्यूटेनियस इंजेक्ट किया जाता है फैट सेल्स में, और फैट सेल्स में कोई भी चीज इंजेक्ट हो रही है, एचसीजी की हाफ लाइफ भी बहुत शॉर्ट नहीं होती है, और फैट सेल्स में इंजेक्ट की जा रही है तो वो और लंबे समय तक सिस्टम में रहता है। तो मे बी पोस्ट पीसीटी ईस्ट्रोजन हाई जा सकता है किसी पीसीटी पे होने वाले बंदे का, अगर वो एचसीजी यूज कर रहा है तो। और यहाँ पे ईस्ट्रोजन का मैनेजमेंट, अब जैसे उजैर भाई ने कवर नहीं किया वीडियो में, उन्होंने ये बता दिया कि जो इस एरोमेटेज इनहिबिटर जो देसी उस्ताद लोग होते हैं वो दबा के एरोमेटेज इनहिबिटर दिए जाते हैं, और अगर पीसीटी पे सिंगा होता और वो अगर ये एरोमेटेज इनहिबिटर्स लाइक एरोमेसिन एनास्ट्रोजोल जो भी यूज कर रहा होता, तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स उसके हाई नहीं जाते। अब यहाँ से एक चीज और हमें समझ आती है कि इफ सिंगा वॉज ऑफ साइकिल और अगर वो बहुत ही अग्रेसिव पीसीटी पे होता, सो सबसे पहले हमारे यहाँ जो देसी बॉडी बिल्डर्स या सो कॉल्ड उस्ताद हैं, कोचेज हैं, वो एआईज यूज करवाते हैं ताकि एस्ट्रोजन लेवल को कम से कम किया जाए। सो अगर if Singha was on PCT, so of course he would be using some sort of AI, और अगर वो AI यूज करता तो ऑफ कोर्स उसका एस्ट्रोडाइल लेवल इतना ज्यादा नहीं आता, काफी कम आता। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि वो उस्ताद के किसी देसी ट्रेनर के गाइडेंस में अगर वो पीसीटी कर रहा होता आफ्टर साइकिल, तो वो एरोमेटेज इनहिबिटर पे होता, और अगर एरोमेटेज इनहिबिटर पे होता तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स हाई नहीं जाते। ऑफ कोर्स ये सही है, एरोमेटेज इनहिबिटर पे होता तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स हाई नहीं जाते। एंड अगर एक नैरो बहुत से स्पेक्ट्रम कम। से देखें तो उनकी बात सही थी कुछ हद तक, बट अगर जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन एरोमेटेज इनहिबिटर जो है वो यूज होना चाहिए पीसीटी पे, और खास करके सिंगा के केस में यूज होना चाहिए। सिंगा अगर नेचुरल भी है तो उसके केस में एरोमेटेज इनहिबिटर यूज होना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। एरोमेटेज इनहिबिटर इसलिए यूज होना चाहिए क्योंकि एस्ट्रोजन इज गोइंग हाई। 70 का ईस्ट्रोजन इज मतलब बहुत हाई तो नहीं है, लेकिन एक 13-14% बॉडी फैट वाले बंदे के लिए अच्छा खासा हाई है। और इसमें क्या होगा, अगर आप एरोमेटेज इनहिबिटर नहीं यूज करोगे तो ईस्ट्रोजन की जो इतनी हाई सिग्नलिंग जाएगी आपके हाइपोथैलेमस को, एक नेगेटिव सिग्नल देगी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के लिए, और फिर वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम सिक्रीट करेगा, और फिर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स कम सिक्रीट करेंगे, एलएचएफएसएच की सिक्रीशन कम हो जाएगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन के मैनेजमेंट के लिए अगर पीसीटी पे सिंघा था तो विच कुड बी अ पॉसिबिलिटी, एरोमेटेज इनहिबिटर यूज करना चाहिए था, नहीं तो फिर एक नेगेटिव सिग्नल चली जाएगी हाई एस्ट्रोजन की वजह से ब्रेन को। फिर बॉडी में होता क्या है, होता ये है कि टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन में, तो बॉडी को लगता है ईस्ट्रोजन हाई हो रहा है, तो बॉडी क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को कम कर देती है ताकि वो कन्वर्ट कम हो ईस्ट्रोजन में। तो फिर ये नेगेटिव सिग्नल चला जाता है ब्रेन को। और ऑफ कोर्स आपको अपनी, अगर आप पीसीटी पे हो तो आपको अपनी ईस्ट्रोजन मैनेज करना चाहिए ताकि जो आपकी जो एचपीटीए एक्सिस है वो सही से फिर से रीस्टार्ट हो सके। हाँ, तो दिव्य आप अगला पॉइंट बता रहे थे एसएचबीजी वाला। अब एसएचबीजी का जो प्रोडक्शन है वो लिवर में होता है, और ईस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है एसएचबीजीज के प्रोडक्शन में। अगर ईस्ट्रोजन के लेवल्स अच्छे हैं तो एसएचबीजीज अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे हम सिंगा का देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन जरूरत से ज्यादा है। रेफरेंस रेंज में भी अगर आप उसके रिपोर्ट में देखें तो रेफरेंस रेंज कम है, और उसकी जो एस्ट्रोजन के लेवल्स हैं वो रेफरेंस रेंज के बाहर हैं। और अगर इसको देखा जाए एक बॉडी 13-14% बॉडी फैट वाले बंदे के हिसाब से, उसके हिसाब से तो अच्छे खासे ज्यादा है एस्ट्रोजन के अमाउंट। और एसएचबीजी के लेवल्स यहाँ पे उजैर भाई ने बता दिया कि ठीक है, मतलब मैं भी इसको ठीक मान लेता। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल 30-40 के आसपास होता तो मान लेता कि मैं हाँ ये ठीक है, लेकिन ईस्ट्रोजन आपका 70 टच कर रहा है और आपके एसएचबीजीज के लेवल्स जो हैं वो 20s में हैं,
उसके हिसाब से SHBGs के लेवल्स लो हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन डायरेक्टली इंड्यूस कर रहा है SHBGs के प्रोडक्शन को लिवर में। इसलिए और ऐसे और मे बी ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि SHBGs आपके लो गए हो क्योंकि आपने कोई ओरल्स यूज किया है, और ओरल्स यूज करने से ऑफ कोर्स SHBG हो जाते हैं, व्हिच कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अगेन अ पॉसिबिलिटी। या यस, ऑफ कोर्स अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उजैर भाई ने जो है इनका ब्लड वर्क जो है सिंघा का, वो कंपेयर किया लैरी वील से और राजवीर सिसोदिया से। राजवीर सिसोदिया की जहां तक बात है, एक तो अब उन्होंने क्या ड्रग्स यूज करा है आई डोंट नो, लेकिन उनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, LDL का लेवल है, बहुत ही पुअरली मैनेज्ड है, बहुत ही पुअरली मैनेज्ड है। इससे अब उन्होंने जो भी डोजेजेस यूज करी होंगी अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स और LDL के लेवल्स बहुत इजीली मैनेज किए जा सकते हैं। मेरे कुछ जानने वाले हैं, कुछ क्लाइंट्स भी हैं, वो लाइक 300-350 mg टेस्टोस्टेरोन पे अपने LDL को 80s 90s में बहुत इजीली रख देते हैं। उजैर भाई ने सिंघा के LDL लेवल्स पे टच ही नहीं किया, बात ही नहीं करी, जो कि रेफरेंस रेंज के थोड़ा बाहर था, 102। और लाइक इनहैंस TRT वाले बंदे, लाइक जो 300 350 400 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन यूज कर रहे हैं, वो अपने LDL को 80-90 रख लेते हैं। तरीका है रखने का, अगर आप अच्छे कोच के पास हो तो। सिंघा 100+ जा रहा है, क्या यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ था? माइट बी अ पॉसिबिलिटी। सही बात है। LDL के बारे में टच करना चाहिए, LDL के बारे में उनको टच करना चाहिए था कि 100 रेफरेंस, ये तो रेफरेंस रेंज के बाहर है, और सब जानते हैं कि हाँ आपने HDL तो टच कर दिया कि हाँ HDL ठीक है, अच्छे रेंज में है, लेकिन LDL तो रेफरेंस रेंज के थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन था तो सही। और PCT पे अगर ऑफ कोर्स PCT करके ही वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा होगा, तो फिर भी LDL ये मैनेज नहीं हो पाया क्या? जब वो साइकिल पे अगर रहा होगा तो LDL इससे भी ज्यादा रहा होगा, कैन बी पॉसिबल। मे बी उसने मैनेज करने के बाद ब्लड रिपोर्ट कराई हो, क्योंकि ऑफ कोर्स नेटी वाला जो था और उसका जो ब्लड वर्क वाली वीडियो थी, उसमें शायद थोड़ा गैप था, 1 महीने के आसपास गैप था, और 1 महीना इनफ होता है आपके हाँ लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। मे बी, मुझे याद भी नहीं गैप कितना था। सर, ऑन साइकिल 400 mg टेस्टोस्टेरोन, अभी मेरा एक बंदा है, उसके 92 हैं LDL के लेवल्स ऑन साइकिल। तो LDL मैनिपुलेट करना आफ्टर 1 मंथ ऑफ योर साइकिल अगर करी है तो इट्स वेरी इजी, जो कि उजैर भाई ने टच ही नहीं करा बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत स्मार्टली उन्होंने, उनका चैनल का नाम भी है स्मार्ट एंड फिट, बहुत स्मार्टली निकल गए। तो उजैर भाई को मैं कहना चाहूंगा कि अगर, वैसे तो आप वीडियो देख ही रहे होंगे, अगर आपको कोई पॉइंट लगता गलत है तो आप आ सकते हैं डिबेट के लिए, नो प्रॉब्लम, हम लोग रहेंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं, हम चर्चा कर सकते हैं आपसे। इट्स ऑल अप टू यू, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट गलत है तो। बाकी वी आर डिस्कसिंग पॉसिबिलिटीज ओवर हियर, हम ऐसा कोई ओपिनियन दे रहे हैं, बस कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, अब उतना डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर उजैर भाई को लगता है कि और भी पॉइंट्स हैं जिसपे वो डिबेट कर सकते हैं, जिसपे हो सकता है कुछ, तो हम ऑफ कोर्स वी आर रेडी फॉर इट, एवरीथिंग जो भी वो ऑफर करे सामने से, Yes, yes. वी आर ओपन टू एवरीथिंग। हम्म। So where were those freaking experts? I didn't see them, to be honest. Where were freaking YouTubers? एंड दिस इज द आयरनी विद द एशियन फिटनेस इंडस्ट्री के माशाल्लाह इतनी बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री है, इसमें एमेचर बॉडी बिल्डर्स भी हैं, इसमें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के भी चैनल्स हैं, इसमें बड़े बड़े चैनल्स मौजूद हैं, बट नॉट अ सिंगल पर्सन। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि सिंगा इज नॉट एन ऑर्डिनरी यूट्यूबर, ही इज समवन हु इज हैविंग अ फ्रिकिंग ओवर अ मिलियन फॉलोइंग ऑन यूट्यूब एंड इवन ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो कोई एक बंदा नहीं था जो कि आके उसके ब्लड वर्क को एनालाइज करता, उसको डाइसेक्ट करता, लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करता, एजुकेट करता। तो अभी वीडियो में उजैर भाई ने एक जगह बोला कि वेयर वर एशियन यूट्यूबर्स, उनमें से कोई सामने क्यों नहीं आया सिंघा का ब्लड वर्क एनालिसिस करने के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा उजैर भाई, आप किन एशियन यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं? कोई फिटनेस यूट्यूबर बांग्लादेश से, आपके चाइना से, नेपाल से, भूटान से, कहाँ से, मतलब कौन से एशियन यूट्यूबर्स की आप बात कर रहे हैं? थोड़ा सा खुल के बताइए। अगर आपको इंडियन यूट्यूबर्स को टारगेट करना है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। आपके जो 70-80% ऑफ ऑडियंस है वो इंडियन है, तो इसमें आपको शर्माना नहीं चाहिए नाम लेने में डायरेक्ट। बाकी मतलब ये जो आपने स्टेटमेंट कही, इससे ये लग रहा है कि दैट यू आर ट्राइंग टू से दैट यू आर नॉट स्मार्ट एंड फिट, बट ओनली यू आर स्मार्ट एंड फिट। सो ये थोड़ा सा आपने मतलब गलत कह दिया, इस पर आप, मैं चाहूंगा क्लैरिफिकेशन दें। इंडियन यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहे थे वो बेसिकली। सो हाँ, हियर वी आर,
representing India. जब मैं सौरभ की बात करता हूं तो इसका LH और FSH दे बोथ आर इन रेंज. हाँ, इसमें सिंघा का जो LH और FSH के लेवल्स हैं दैट क्लियरली शोज कि वो किसी भी तरीके के साइकिल पे अभी प्रेजेंटली जिस दिन टेस्ट हुआ है उस दिन नहीं है, और लाइक एक हफ्ते 10 दिन पहले भी वो किसी भी तरीके के किसी भी एंड्रोजन किसी भी स्टेरॉइड पे नहीं है. वरना LH और FSH के ये लेवल्स कभी भी नहीं आते. एंड्रोजन के अंदर जाते ही, एक्सटर्नल हार्मोन्स के अंदर जाते ही LH और FSH सप्रेस होते हैं. और ऑफ कोर्स कोई इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि ऑन साइकिल करा दे टेस्ट. तो इसमें लेकिन एक कैच रह गया इसमें जो उजैर भाई ने मिस कर दिया. LH के लेवल्स तो प्रॉपरली नॉर्मल आ गए, मे बी एक अच्छी PCT के बाद LH के लेवल्स रिकवर कर गए, लेकिन FSH में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी. FSH के साथ क्या होता है, FSH एक बार जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो लाइक 12-13 के एज में FSH हाई जाता है 8 के आसपास, 7-8 के आसपास, और फिर वो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ग्रो करता है, आपकी टेस्टिस को ग्रो करता है. और जब ये सारी ग्रोथ हो जाती है पूरी तरीके से लाइक 18-19 के एज तक, उसके बाद आपके FSH के लेवल्स 4-4.5 के आसपास आके रुक जाते हैं. लाइक ये एक मेंटेनेंस डोज हो जाती है 4-4.5 की FSH के नेचुरल लेवल्स. और ये आपकी जो ग्रोथ हो रखी है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की और टेस्टिकुलर ग्रोथ हो चुकी है, उसको सस्टेन करने के लिए लेवल्स 4-4.5 के आसपास आके रुक जाते हैं एक एडल्ट में. लेकिन सिंघा का जो FSH का लेवल है वो 2.7 या 2.8 आया है. तो क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, मे बी हो सकती है ऑफ कोर्स, कि PCT करी गई हो और FSH के लेवल्स जो हैं वो रिकवर करके 3.5-4 तक नहीं पहुंच पाए हो, 2.8 के आसपास से रुक गए हो. तो ऐसा हो सकता है. और ऑफ कोर्स किसी नेचुरल बंदे का भी जो बिल्कुल नेचुरल है, ही इज कंप्लीटली क्लीन, हैज नेवर यूज्ड एनीथिंग, he can also achieve a level of उसके भी लेवल्स 2.83 हो सकते हैं. लेकिन नॉर्मली एक एडल्ट का जो FSH के मेंटेनेंस लेवल होती हैं प्यूबर्टी खत्म हो जाने के बाद, जब वो एडल्ट हो जाता है कम्प्लीटली 18-19-20 के एज में, वो 4 के आसपास होती हैं. लेकिन यहाँ पे 2.8 रह गया. तो माइट बी पॉसिबल, यहाँ पे भी स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर PCT FSH के लेवल सही से रिकवर नहीं कर पाए हो और 2.8 तक आके रुक गए हो. और शायद हो सकता है PCT थोड़ी और लंबी चलेगी. अब जैसे हमारी कम्युनिटी में क्या है कि लोग 4-6 वीक की PCTs करते हैं, विच इज नॉट गुड. PCT सालों तक चलती है, महीनों तक चलती है. एक प्रॉपर PCT, प्रॉपर फर्टिलिटी प्रोटोकॉल्स महीनों तक चलाई जाती हैं. तो हमारे यहाँ मतलब वो डिपेंड करता है कि आपने मतलब प्रोटोकॉल कौन सा चलाया, मतलब एनाबॉलिक्स कौन से चलाए पास्ट में, और उसका डैमेज कितना हुआ आपको, वो जानना बहुत जरूरी है. इसलिए कहते हैं ब्लड वर्क जरूर कराइए. लोगों का क्या है, हर चीज पे खर्चा कर देंगे लेकिन ब्लड वर्क पे नहीं करेंगे. हाँ, प्री साइकिल आपने अपनी पहली साइकिल करने के पहले आपको ब्लड वर्क कर लेना चाहिए, ताकि आपको अपने लेवल्स पता हो कि आपके नेचुरल LH और FSH के लेवल्स कहाँ हैं, जिसको उजैर भाई ने कवर किया था, विच वाज अ गुड पॉइंट. कि अगर आपको अपने नेचुरल लेवल्स पता हो तो आपको पता होगा कि PCT में आपको फिर से LH और FSH के क्या लेवल्स फिर से अचीव करने हैं. GCC-IR-MS टेस्ट का फायदा ये है कि अगर आपने एनाबॉलिक्स लिए हैं, आपने SARMs लिए हैं, आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं, एनीथिंग, इनफैक्ट अगर आपने कोई फर्टिलिटी ड्रग यूज करा है या फिर कोई भी ऐसा मास्किंग एजेंट यूज करा है अपने ब्लड वर्क को फेक आउट करने के लिए, दिस टेस्ट विल पिक यू लाइक दैट. जितने मेटाबोलाइट्स सब हैं, एक एक चीज वो पकड़ेगा. हाँ, तो उजैर भाई ने कहा था एक टेस्ट है GCC-IR-MS करके, शायद इट विल पिक मेटाबोलाइट्स लाइक दैट. लोग अगर कुछ लिया होगा तो यूं चुटकी बजाकर उन्होंने कहा था यूं वो पिक कर लेगा. तो उसके बारे में आपका क्या कहना था? और शोएब अख्तर का भी एग्जांपल दिया था इसमें उन्होंने. हाँ, जिसमें उन्होंने नैंड्रोलोन यूज किया था, मतलब हाँ डेकाडोरोबोलिन. हाँ. अच्छा. हाँ, उसमें मेटाबोलाइट्स की टेस्टिंग का क्या है, मैं कुछ ऐसे मतलब लाइक जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं यूज कर लेता हूँ टेस्टोस्टेरोन नो एस्टर, उसमें कोई एस्टर नहीं है. लाइक टेस्टोस्टेरोन बहुत से एस्टर्स में अवेलेबल है, प्रोपियोनेट है, इनएंथेट है, सिपियोनेट है, इस बहुत से एस्टर्स में अवेलेबल है. मैं नो एस्टर यूज कर लेता हूँ. लाइक एनएंथेट को यूज करता है तो उसके लेवल्स पीक करने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं. मैं टेस्टोस्टेरोन नो ईस्टर यूज करता हूँ, उसके लेवल्स पीक करने में आधे घंटे से 40 मिनट लगेंगे. 3 दिन बाद मैं उसके 4 दिन बाद मेटाबोलाइट्स के लिए लाइक टेस्ट करूँ, अब उसका एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो भी है, उसके बाद में शॉर्ट एक्टिंग एस्टर्स का एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो भी है उसको मैं रीड कर लूंगा. लाइक मैं कोई ऐसा ड्रग उठाता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स, अब उसका जो एलिमिनेशन लाइफ है, जो एलिमिनेट हो जाएगा जब तक बॉडी में ब्लड यूरिन हर जगह से, उसको मैं उसका हाफ लाइफ है, लाइक एलिमिनेशन लाइफ है 1 हफ्ते का. मैं उस ड्रग को यूज करता हूँ और मैं टेस्ट कराने 10-12 दिन बाद जाऊंगा. लाइक
ऑन हैंड भी मैं कुछ दिन रखूंगा ताकि गलती से भी कोई मेटाबोलाइट टेस्ट ना हो जाए। होता क्या है कि जब ड्रग बॉडी में एंटर करता है ना, तो वो बहुत से मेटाबोलाइट्स में टूटता जाता है। लाइक ड्रग ए गया, अब वो अपना काम करेगा वो, और उसके मेटाबोलाइट्स भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन के जो मेटाबोलाइट्स, ऑफ कोर्स देखिए, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन और डीएचटी में, डीएचटी भी तो काम कर रहा है, डीएचटी इज अ मेटाबोलाइट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब ये डीएचटी और भी चीजों में टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। जो आखिरी मेटाबोलाइट होगा उसका एक टाइम होगा कि हाँ, 1 हफ्ते बाद तक ये आखिरी जो इसका मेटाबोलाइट है वो एक हफ्ते 10 दिन तक टेस्ट हो सकता है। तो मैं उसके बाद टेस्ट करा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है। और जैसा ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है फेक आउट करना, पूरी मतलब जो लोग जानते हैं, स्पोर्ट्स समझते हैं, वो जानते हैं कि ये टॉप 10 ओलंपियंस जो हैं, 90 एटलीस्ट 90% जो टॉप 10 ओलंपियंस हैं, जो ओलंपिक्स में टॉप 10 के रेंज में रहते हैं, वो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, स्टेरॉइड्स सब कुछ यूज करते हैं। और बहुत इजीली अपने ब्लड टेस्ट को, जो बहुत से मुश्किल टेस्ट होती हैं, उनको बहुत इजीली फेक आउट कर देते हैं। और जितना मुश्किल बता रहे हैं ये कि इतना मुश्किल है इसको फेक आउट करना, आप मतलब आपके रोनाल्डो जो है, उसकी टीम का कोई डॉक्टर होगा वही फेक आउट करा सकता है, ऐसा नहीं है। आप बताइए किसका फेक आउट कराना, मैं फेक आउट करा के दूंगा ड्रग्स यूज करा के। और शोएब अख्तर का भी एग्जांपल उठा लिया था कि उसने नैंड्रोलोन यूज किया था। नैंड्रोलोन आता है बहुत लंबे एस्टर के साथ, वो तो शायद 6 महीने बाद भी उसका मेटाबोलाइट पकड़ा जाएगा। तो ऑफ कोर्स आई विल यूज शॉर्ट एक्टिंग एस्टर्स, और मैं उसकी जब एलिमिनेशन लाइफ के 3 4 5 एक हफ्ते बाद टेस्ट कराऊंगा, और ऑफ कोर्स आई विल बी क्लीन, नो डाउट, नो डाउट अबाउट दैट। तो मेटाबोलाइट्स की टेस्टिंग भी फेक आउट हो सकती है, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और हम इंडियन यूट्यूबर्स ने डिकोड कर लिया है इसको। और शोएब अख्तर पकड़े क्यों गए? क्योंकि मतलब ही डिडंट न्यू हाउ टू डू दिस। अगर उन्हें इतना ऑफ मालूम कोर्स, होता ऑफ तो वो कोर्स। भी नहीं पकड़े जाते। हाँ, पाकिस्तान में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो इसकी, मतलब थोड़े मतलब अच्छे कोचेस जो फेक आउट करा सकें। आपको देखना चाहिए, शोएब अख्तर से बात करनी चाहिए। हाँ, नैंड्रोलोन, अगर नैंड्रोलोन शोएब अख्तर यूज कर रहे थे तो नैंड्रोलोन फिनाइल प्रोपियोनेट यूज कर लेते, नैंड्रोलोन अंडेकानोएट नहीं यूज करते, तो ऑफ कोर्स बहुत इजीली वो कुछ टाइम बाद उनके मेटाबोलाइट्स टेस्ट नहीं होते। फिनाइल प्रोपियोनेट इज मतलब अंडेकानोएट के कंपैरिजन में बहुत छोटा एस्टर है। तो आप उसके मेटाबोलाइट्स की आप एलिमिनेशन लाइफ पता कर लीजिए, और थोड़े दिन उससे एक्स्ट्रा जाके टेस्ट कराइए। अब पता कर लीजिए आपका टेस्ट कब होना है, फिर आराम से जाके टेस्ट कराइए, क्या प्रॉब्लम है। और रैंडम टेस्टिंग होती है, तो रैंडम टेस्टिंग का कुछ नहीं कह सकते। आज मैंने कोई पिल लिया जिसकी एलिमिनेशन लाइफ 1 घंटे, और आधे घंटे में मेरे को किसी ने बुला के टेस्ट कर लिया, तो फिर अलग बात है। और ऑफ कोर्स अगर सिंघा की, यहाँ मेन बात सिंघा की हो रही है, अब सिंघा तो जब मर्जी टेस्ट कराए, ठीक है, उसको कौन बोल रहा है कि नहीं चलो जब हम कहेंगे तब आना पड़ेगा टेस्ट के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें टाइम दें और हम बताएंगे कि हाँ, जब हम कहेंगे तब टेस्ट के लिए आना होगा, और अपने ब्लड और यूरिन के सैंपल्स देने होंगे। फिर हम देखेंगे कि कितना, अगर किसी को नैटी और नॉट स्टेटस प्रूव करना है, तो वो अपने पीक फिजिक को अटेन, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू करे 3 4 महीने की जो भी है, और जब हम बोलेंगे तब आपको आना होगा अपने ब्लड और यूरिन के टेस्ट के लिए। फिर हम देखते हैं आप नैटी हो के नहीं। नहीं, ऐसे तो आप जैसा कभी भी जैसा आपने बताया कि सारे लेवल्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक थे, लेकिन ईस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो कुछ लोगों ने ये पॉइंट उठाया था यूट्यूब में। मैं सिंघा को बोल नहीं रहा हूँ उसने ऐसा किया होगा, बट ये एक पॉसिबिलिटी है कि मे बी सिंघा ने कोई मॉडरेटली हेल्दी जो बंदा होता है कोई, उसका ले जाकर के करा दिया ब्लड वर्क, है ना, क्योंकि ऑन कैमरा नहीं था ये सब। मे बी सिंघा का ब्लड वर्क हो ही ना वो। ये बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। किसी को नैटी और नॉट प्रूव करना है तो गिव अस अ टाइम, आप ट्रांसफॉर्म करो, हम जब बोलेंगे अब आप ब्लड और यूरिन का सैंपल दो, और ऐसे आपके नैटी स्टेटस प्रूव हो सके कि रैंडम आपको टेस्टिंग के लिए आना होगा, लाइक एनी टाइम। पहले मैं अपने चैनल पे किया करता था नेटी और नॉट, लेकिन अब मैंने बंद इसीलिए कर दिया है क्योंकि यू कैन नॉट से 1000 फैक्टर्स हम्म होते हैं, और मतलब हम्म नहीं कह सकते आप, वो जजमेंट हो जाएगा। लोगों के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं लोगों के साथ। जैसे विद्युत जामवाल का मैंने करने की कोशिश की थी, मे बी ही इज ऑन एनाबॉलिक्स, मे बी ही इज नॉट। वो तो एक हम्म ओपिनियन था, मेरा ओपिनियन अलग था, इनका उजैर भाई का ओपिनियन अलग था। मे बी मतलब नेटी और नॉट एक और ऐसी चीज है जिसमें आप श्योरिटी नहीं दे सकते। उजैर भाई की वीडियोस में मैंने और भी देखी है, साकेत गोखले वगैरह की भी वीडियो उन्होंने करके नैटी और नॉट प्रूव करा था। आप कुछ नहीं कह सकते, कोई बंदा 1 महीने के लिए, लाइक सपोज मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, 20 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम ऑफ एनएवर यूज कर ले, ऑफकोर्स ही विल गेट एन एक्स्ट्रा एज, काफी एक्स्ट्रा एज मिलेगा उसको एक नेचुरल बंदे के ऊपर। और फिर उससे वो जो मसल मास रिक्रूट कर ले अच्छा खासा, और बहुत चेंजेस भी नहीं आएंगे मसल मास में, ड्राई गेन्स होंगे, वाटर वेट ज्यादा नहीं होगा। और फिर वो अपना 1 महीने बाद टेस्ट करा के दिखा दे, शायद हो सकता है बहुत सप्रेशन में कुछ खास ना फर्क पड़े एनएवर से। और ऐसे नैटी और नॉट वीडियोस का कोई मतलब नहीं है। आप ये बोल दो कि हाँ इसने इतने टाइम में इतना मसल गेन किया तो ये नेचुरली हो सकता है,
वो सिर्फ हो सकता है, हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है। सही बात है, इसीलिए ये तो मैंने चीज बंद कर दिया। ये नैटी और नॉट वीडियोस का कोई मतलब नहीं निकलता, मैं तो देखता भी नहीं। मैंने दो या तीन लोगों पर बनाया होगा नेटी और नॉट। ठाकुर अनूप सिंह उनका बताना बहुत आसान था क्योंकि स्टेज कॉम्पीट किया उन्होंने और बहुत ड्रास्टिक लीन मसल मास में चेंज था। और बाकी विद्युत जामवाल स्टिल अ डाउटफुल केस, बट मेरा ओपिनियन था वो। कोई भी अननेचुरल हो सकता है। और अगर किसी को लग रहा हो कि हाँ वो एकदम मतलब कि जैसे उजैर भाई बताते हैं कि फ्रॉम स्किनी टू पावर हाउस, कोई स्टेरॉइड लेके एक आध महीना मॉडरेट डेज यूज करके एकदम पावर हाउस में बदल जाएगा, ऐसा होता नहीं है स्टेरॉइड्स में मोस्टली, कि मतलब आपने प्लस 2 महीने ऐसे यूज करके। अगर ये नेचुरल हैं भी सिंघा, सो गलती इन लोगों की है कि ये लोग नंबर्स के साथ बहुत खेलते हैं। 45 किलो से अपने आप को 90 किलो को दिखाना मतलब ऑलमोस्ट डबल। ये अपने आप को 13 साल से काउंट करना शुरू करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हम्म आप मैं तो 13 साल का मैं 50 किलो का था, अब मैं खुद ही 65 किलो का हो गया बिना कुछ किए ही। इन्हें नहीं समझ में आता ना, ये एकदम तब से शुरुआत करेंगे पता नहीं कब की, 10 11 12 13 साल की फोटो उठा करके, और वहां से दिखाएंगे कि अभी 90 किलो का हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। आप प्यूबर्टी हिट कर गए हो, या मतलब जब आपको लग गया कि आप ग्रो करना बंद किए, छोड़ो, जहां से आपने ट्रेनिंग शुरू करी आप वहां से देख सकते हो। हम्म वैसे उजैर भाई की वीडियो बहुत लंबी थी, मतलब हमने बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ दिए हैं क्योंकि वीडियो ये हमारी वाली बहुत लंबी हो जाती। उन्होंने और बहुत चीजें, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब कवर किए, बट एनीवेज हमने मोटा मोटा बता दिया। बट स्टिल जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, अगर उजैर भाई इफ यू आर रेडी देन प्लीज हिट मी अप, करते हैं डिबेट। ठीक है। या वी आर रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिबेट, जो भी ऑफर कर रहे हो सामने से। और बहुत लंबी हो जाती वीडियो इसलिए हमने रहने दिया, और जितने सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जहां टच करना चाहिए था वो मैंने सारे टच कर दिए हम्म हैं। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, दिव्या। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।